गरीब बहू के ससुराल की पुश्तैनी सोने की रसोई। माँ, ये रसोई तो कितनी सुंदर और कितनी चमक रही है। ये सोने की रसोई, मैं तो अब ऊपर जाऊंगा ही नहीं। माँ, मेरा बिस्तर तो तुम नीचे ही लगा देना, मैं तो खाकर नीचे रसोई में ही सोऊंगा, अपनी इस पुश्तैनी रसोई में। आखिर हमें ये जगह मिल ही गई। यहाँ पर रखी हर एक चीज सोने की है। बहू, ध्यान से करना सारे काम। अब मुझे यकीन हो रहा है कि हमारे बाप दादा ने जो पुश्तैनी रसोई के बारे में बताया था वो कोई झूठ नहीं था। आखिर एक पुश्तैनी सोने की रसोई जमीन के नीचे कहाँ से आई और कैसे गरीब परिवार को मिली, आइए ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। माँ, 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया। आपको आदत है भूखे रहने की, हमें नहीं। आज तो मुझे खाना खाना है। बच्चों, क्यों अपनी माँ को तंग करने में लगे रहते हो? तुम्हारे पापा और दादा गए हैं ना खाने की तलाश में, थोड़ा तो सब्र रखो। दादी, सब्र नहीं हो रहा, भूख की वजह से पेट दर्द होने लगा, चक्कर आ रहे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूख से ही मर जाऊं। नहीं मेरे बच्चे, ऐसी अशुभ बातें अपने मुंह से मत निकालो। देखो, हम खाना लेकर आए हैं। आज हमारा पूरा परिवार एक साथ खाना मिलकर खाएगा। इतना सारा खाना? आप इतना सारा खाना कैसे लाए और आपको इतनी चोट कैसे लगी? पापा जी, आपके तो सर से खून बह रहा है, ये सब कैसे हुआ? बहू, तुम हमारी चोट मत देखो और पहले बच्चों को कढ़ाई में गरम करके खाना दो। मैं 2 पत्ते भी लेकर आया हूँ, हम लोग इस पत्ते पर रखकर खाना खा लेंगे। उस दिन पूरा परिवार जैसे तैसे खाना खाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और विनोद विक्रम के साथ नौकरी की तलाश करता है, पर उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन, माँ, हमने कल रात को खाना खाया था, आज 24 घंटे हो गए, क्या हमें आज भी खाने को नहीं मिलेगा? दादी, आप तो कहती थी कि हमारे पूर्वज बहुत अमीर है, चूंकि हमारी पुश्तैनी रसोई भी है जहाँ पर बहुत सारे सोने के सामान रखे। हम अपनी उस पुश्तैनी रसोई में क्यों नहीं चले जाते? क्यों हम रोज भूखे सोते हैं? बेटा, चाहती तो मैं भी हूँ कि हमें हमारी पुश्तैनी रसोई मिल जाए, पर पता नहीं हमारी पुश्तैनी सोने की रसोई कहाँ चली गई। मैं नहीं जानती और ना ही मेरी सास जानती थी। मेरी सास तो ये भी कहती थी कि शायद उनके रिश्तेदारों ने सब कुछ बेच कर खा लिया। अब पता नहीं हमारी पास सच में कोई पुश्तैनी सोने की रसोई है भी या नहीं। बच्चों, अब दादी को परेशान मत करो। आज हमारी किस्मत में खाना नहीं है, हमारी किस्मत में इसी तरीके से भूखे सोना लिखा है। चलो पानी पीकर सो जाओ। बच्चे अपने परिवार वालों की हालत को समझने की कोशिश करते हैं और पूरा परिवार पानी पीकर सो जाता है। अगले दिन एक बार फिर विक्रम और विनोद काम की तलाश पर जाते हैं। भैया, मुझे सारे काम आते हैं, आपके पास कोई काम है तो कृपया करके मुझे दे दो। अरे तुम जैसे गरीबों को मैं क्या काम दूं? मेरे पास कोई जगह नहीं है, जाओ यहाँ से। मालिक, रोड पर कोई अमीर औरत लंगर बांट रही है, मैं तो लंगर खाने जा रहा हूँ। क्या लंगर बट रहा है? ये तो अच्छा मौका है, मैं जाकर ज्यादा खाना खा लेता हूँ ताकि कल तक हम सब पेट भर कर खा सके। खाने की आस लेकर विक्रम उस लड़के के पीछे जाता है जहां वो देखता है कि लंगर बट रहा है और काफी लंबी लाइन भी लगी है। विक्रम उस लाइन में लग जाता है, पर जब तक विक्रम का नंबर आता है खाना खत्म हो जाता है। क्या खाना खत्म हो गया? भाई, लगता है हमारी किस्मत में ही नहीं है। मुझे आज फिर अपने घर की सूखी रोटी खानी पड़ेगी। भाई, तुम्हारे घर में तो सूखी रोटी भी है, मेरे घर में तो वो भी नहीं है। उदास होकर विक्रम वहां से जाने लगता है कि तभी उसकी नजर फेंके हुए खाने पर पड़ती है और वो एक पन्नी में फेंका हुआ पूरी सब्जी उठाने लगता है। तभी एक औरत ये सब देख लेती है और विक्रम से कहती है, अरे भाई साहब, आप ये सब क्या कर रहे हैं? फेंका हुआ खाना उठा रहे हैं। माफ करना, खाना कम पड़ गया, पर हम उन लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं जिनको खाना नहीं मिला। चलिए, मैं आपको खाना दिलवाती हूँ, ये फेंका हुआ खाना मत लीजिए। सरला विक्रम के साथ कुछ और गरीबों को अपने साथ ले जाती है और सबको ढेर सारा खाना दिलवाती है। रात को विक्रम खाना लेकर खुशी खुशी घर जाता है और उसके हाथों में खाना देख बच्चे बहुत खुश होते हैं, पर आशा और नेहा परेशान हो जाती हैं और वो डर जाते हैं। इतना सारा खाना, ये खाना तो 2 दिन चलेगा। आप सच सच बताना, क्या आपने फिर से खाने की चोरी करी है? नहीं 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 नेहा, आज मैंने खाने की चोरी नहीं करी। आज ये खाना मुझे किसी एक औरत ने दिया है। चलो बातें खत्म करके खाना खाने के लिए बैठते हैं। पापा, खाना तो बहुत अच्छा है, मैंने तो ये रोटी पहली बार देखी है, शायद इस रोटी को नान कहते हैं। अगर आज इस घर में खाना आया है तो हम खाना पन्नी में या पत्तल में नहीं खाएंगे। मेरी सास ने एक प्लेट दी थी, ये पुश्तैनी प्लेट है। ये पुश्तैनी रसोई ना सही, पर पुश्तैनी सोने की प्लेट तो है। आज हम सब इसी में खाना खाएंगे और इसे संभाल के रखेंगे ताकि आने वाले समय में ये पुश्तैनी प्लेट अपने राजू को दे सको, ताकि उसकी बीवी इसे संभाल के रखे। अच्छा, मैं प्लेट निकालती हूँ।
पूरा परिवार उस सोने की प्लेट में खाना खाता है और कुछ खाना बचा लेता है। अगले दिन फिर से जब वह लोग रात में खाने के लिए बैठते हैं, तभी उनके चौखट पर एक बूढ़ी औरत आती है। भगवान के नाम पर कोई बूढ़ी औरत की मदद करो, पिछले 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। अरे हम तो खुद गरीब हैं, इतनी मुश्किल से थोड़ा सा खाना खाने को मिला है और हमारे दरवाजे पर ये बूढ़ी औरत आ गई, अब हम क्या करें। कोई बात नहीं पापा जी, मैंने कल भी खाना खाया था, मैं अपने हिस्से का खाना इन बूढ़ी अम्मा को खिला देती हूँ। नेहा खुद ना खाकर वो खाना बूढ़ी अम्मा को अपने घर में बुलाकर खिला देती है, जिससे बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है और उनसे कहती है, बेटा तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, इसलिए मैं आज तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। तुम लोग अपनी पुश्तैनी रसोई ढूंढ रहे थे ना, आज ये बूढ़ी तुम्हें तुम्हारी पुश्तैनी रसोई तक पहुंचाएगी। इतना बोलकर बूढ़ी औरत 3 बार अपनी लाठी जमीन पर मारती है और उस जमीन पर गोल सा गड्ढा टाइप में ढक्कन बन जाता है, जिसे खोलकर पूरा परिवार अंदर जाता है और उन्हें अपनी पुश्तैनी रसोई नजर आती है। वहां पर रखी हर एक चीज, स्लिप, दीवार, बर्तन, चूल्हा, सिलेंडर, यहाँ तक कि दीवारों पर टंगी उनके पूर्वजों की फोटो भी सोने की बनी होती हैं। माँ ये फोटो देखो, ये फोटो तो नहीं बूढ़ी अम्मा की है जिन्हें आपने खाना खिलाया था। हाँ बेटा तुम सही कह रही हो, पर वो अम्मा कहाँ चली गई? बहू मैं समझ गई, वो बूढ़ी अम्मा और कोई नहीं बल्कि हमारी पूर्वज रह चुकी हैं। पूरा परिवार अपनी पुश्तैनी रसोई देखकर खुशी के साथ साथ बहुत हैरान था। तभी उनके सामने एक पूरा बर्तनों का सेट जो कि सोने से बना था उनके सामने चल कर आता है। हम जादुई पुश्तैनी सोने की रसोई है तुम्हारी, इसलिए हमें छुपा के जमीन के नीचे रखा गया था, वरना तुम्हारे कुछ रिश्तेदार हमें भी भेजते थे और हम आज तक तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी की मदद कर सकें। सच में अगर तुम जादुई हो तो क्या तुम हमें अच्छा खाना दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं, जो भी खाना है उस चीज का नाम लेकर कढ़ाई को गैस पर रख दो, खाना अपने आप मिल जाएगा। सोने के बर्तन के इतना बोलते ही आशा और नेहा जादुई सोने का गैस जलाकर उस पर कढ़ाई और पतीला रख देते हैं और बच्चे जो खाना मांगते हैं उनके सामने आ जाता है। वाह, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर सब मिल गया जो मैं खाना था। ये सब कुछ हमने कभी नहीं खाया, बस लोगों के मुंह से नाम सुना था। आज हम पेट भर के खाएंगे माँ। अब मुझे ऊपर घर में नहीं जाना, मैं अपनी सोने की रसोई में ही रहूंगी नीचे। नेहा, माँ, पापा हमें हमारी पुश्तैनी रसोई मिल गई, सोने के बर्तन मिल गए, पर हम कब तक जादुई बर्तनों से मदद लेते रहेंगे? हमें काम की तलाश जारी रखनी चाहिए। हमारी सारी जरूरतें जादुई सोने के बर्तन पूरी नहीं कर सकते, ये केवल हमारा पेट भर सकते हैं। सही कहा तुमने, हम सिर्फ तुम्हें खाना दे सकते हैं, पैसे नहीं। इसके लिए तुम्हें कमाना होगा और तुम्हारे घर से आधे घंटे की दूरी पर एक बर्तन की दुकान में जगह खाली है, तुम्हें वहाँ अच्छी नौकरी मिल सकती है अगर तुम आज शाम तक चले जाओ तो। बर्तन के कहने पर विक्रम और विनोद काम की तलाश में उसी जगह जाते हैं जहां बर्तन ने कहा था और उनके जाते उन्हें काम मिल जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और नौकरी मिलने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है। पुश्तैनी रसोई ने हमारी बहुत मदद करी है, इसे हम अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखेंगे, पर उससे पहले हमें अपने घर की मरम्मत करनी होगी और आसपास की अपनी बिकी हुई जमीन वापस खरीदनी होगी। अगर किसी को पता चल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमसे हमारी सोने की पुश्तैनी रसोई छीन ले, क्योंकि हमारी पुश्तैनी सोने की रसोई जमीन के नीचे है, इसलिए आज तक किसी को कुछ पता नहीं चल पाया और हमें इस राज को राज ही रखना होगा। इस तरह विनोद और विक्रम दिन रात मेहनत करते हैं और जैसे ही उनकी पहली सैलरी आती है वो लोग अपने ही घर की मरम्मत करते हैं और अपनी पुश्तैनी रसोई जो कि जमीन के नीचे है उस राज को हमेशा राज रखते हैं। अरे ये तो काली है, अगर इससे शादी करवा दी तो समझ में सब लोग हमारी बहू के बारे में क्या क्या कहेंगे। अरे अरे नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करवा सकते क्योंकि हमें अपने खानदान में काले बच्चे नहीं चाहिए। देखो तो सही, इनका तो पूरा परिवार ही काला पीला है, काली बहू काले बच्चे पैदा करके देगी। मुझे तो अपने बेटे के लिए ऐसी बहू चाहिए जो गोरी और सुंदर हो, काली कलूटी नहीं चाहिए, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे क्या पंडित जी, आपको बोला था कि अच्छी और सुंदर लड़की दिखाना, ये सुंदर लड़की कहाँ है? ये तो बहुत काली है, काली लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करवाऊंगा। माँ मैं जानती हूँ कि इस बार भी मेरा रिश्ता नहीं लगेगा, आप बेकार की जिद कर रही हो, मत करो, मुझे शादी नहीं करनी। लोग घर पर आते हैं और मुझे काला पीला कहकर चले जाते हैं। बेटी संभालो अपने आप को, ऐसा नहीं होता है, एक दिन तुम्हारी शादी तो होनी ही है।
क्या पता ये अच्छे लोग हों, थोड़ा सा भरोसा तो रखो। तभी शांता को बाहर से आवाज आती है। वो बाहर आकर देखती है तो घर पर मेहमान आ जाते हैं। आइए बैठिए यहाँ पर, इसे अपना ही घर समझिए। मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। शांता भी काली होती है। वो चाय नाश्ता लेकर आती है तो घर पर आए हुए रिश्तेदार उसके काले रंग को देखकर मन में संकोच करने लगते हैं। अरे ये क्या, इतनी काली है इसकी बेटी? आप एक काम कीजिए, पहले अपनी बेटी को ही बुला लीजिए, हम आपकी बेटी को देखने के लिए आए हैं। दुर्गेश के इतना कहते ही शांता अपनी बेटी को बुलाती है। बेटी प्रिया, जरा बाहर तो आना। शांता के कहने पर प्रिया बाहर आती है तो सावित्री उसे देखकर हैरान हो जाती है। अचानक से उठ खड़ी होती है और उसके मुंह से निकल जाता है, इतनी काली लड़की, ना जी ना, इतनी काली लड़की से मैं अपने बेटे की शादी नहीं करूंगी। बहन जी, आपकी जुबान को थोड़ा सा लगाम दो। क्या बोल रही हो? काले लोग इंसान नहीं होते हैं क्या? अरे बस करो, क्या बोल रही हो मेरी पत्नी से? हाँ सही तो बोल रही है मेरी पत्नी। अब तुम्हारी बहू काली है तो कहेंगे, हम तो ये सोच रहे थे कि कीचड़ में क्या पता कमल खिला हो, लेकिन यहाँ तो कीचड़ के साथ कमल भी काला ही निकला। आप लोगों को ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। अगर रिश्ता नहीं करना तो चले जाओ यहाँ से। अरे जा रहे हैं, हमें जाने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ रुकना भी कौन चाहता है, तुम जैसे काले पीले लोगों के बीच में। इतना कहकर वो सभी वहां से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने आपसे कहा था ना, आप मेरे रिश्ते की बात मत करो, लेकिन आपने नहीं सुनी। मैं काली हूँ इसलिए मेरे से कोई शादी नहीं करना चाहता, और अब मुझे किसी से शादी ही नहीं करनी। बस बहुत हुआ माँ, मैं ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी अकेले रहकर। प्रिया रोते हुए अपने घर से निकलकर बाहर एक गार्डन में जाकर बैठ जाती है जहां वो रोती रहती है। तभी उसे गार्डन में अचानक से किसी के दर्द में चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। यहाँ शायद कोई परेशानी है, मुझे देखना चाहिए। प्रिया चारों तरफ देखती है लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन गार्डन के थोड़ा अंदर आने के बाद उसे एक लड़का जख्मी हालत में दिखाई देता है। अरे तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, ये चोट कैसी लगी तुम्हें? रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। प्रिया अपनी चुन्नी से कपड़ा फाड़ कर उस लड़के के जख्मों पर बांध देती है और उसके कपड़ों पर से मिट्टी झाड़ देती है। शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। मैं बहुत देर से लोगों की मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। आजकल कोई किसी की मदद करना भी नहीं चाहता। ये जमाना बहुत स्वार्थी हो गया है, अपने बारे में और आगे के बारे में ज्यादा सोचता है। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा घर कहाँ है मुझे बता दो, मैं तुम्हें छोड़कर आती हूँ। प्रिया के चेहरे पर उदासी देखकर सूर्यांश समझ जाता है कि उसकी जिंदगी में कुछ परेशानियां चल रही हैं। इसी के चलते वो अपने घर का एड्रेस बताने से पहले प्रिया से पूछता है, बुरा न मानो तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हारे चेहरे की उदासी बता रही है कि कुछ परेशानियां चल रही हैं। परेशानी तो यही है कि मैं बहुत ज्यादा काली हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मेरे पास नहीं बैठता, मैं शायद किसी के लायक ही नहीं हूँ, इसलिए सब हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ, उसके बाद मुझे अपने घर भी जाना है। मेरे माता पिता परेशान हो रहे होंगे। प्रिया की बातें प्रियांश को बहुत अच्छी लगती हैं। वो उसे जंगल के रास्ते एक झोपड़ी में लेकर आता है और कहता है, बस मैं यहीं पर रहता हूँ। मेरे माता पिता भोजन का बंदोबस्त करने गए होंगे। अब तुम जा सकती हो, अंधेरा होने वाला है, इसलिए समय से निकल जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। सुनो, जरा जाने से पहले मुझे ये तो बताती जाओ कि क्या तुम अक्सर उस गार्डन में आती हो? नहीं, अक्सर तो नहीं आती, लेकिन जब बहुत ज्यादा उदास होती हूँ तो उस गार्डन में आती हूँ। प्रिया इतना कहकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के कुछ ही देर बाद वहां पर राजमहल के 2 सिपाही अपने घोड़े पर आते हैं। राजकुमार, हमें माफ कर दीजिए, घुड़सवारी पर जो आपको घोड़ा मिला था वो घोड़ा अड़ियल घोड़ा था। कोई मसला नहीं है, चलो महल चलते हैं। प्रियांश कोई मामूली लड़का नहीं था, बल्कि वो एक राजकुमार था और बहुत बड़े महल का होने वाला राजा था। जब वो अपने महल वापस लौटता है तो उसके शरीर पर लगे जख्म देखकर उसकी माँ हैरान हो जाती है। बेटा प्रियांश, ये सब क्या है? कितनी बार कहा है कि घुड़सवारी मत किया करो, लेकिन तुम हो कि मेरी नहीं सुनते। आखिरकार उस अड़ियल घोड़े ने तुम्हारे साथ ये सब कर ही दिया। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आखिर मैं होने वाला राजा हूँ तो ये सब तो चलता ही रहता है। प्रियांश ऐसा कहकर अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद वो उस काली लड़की यानी कि प्रिया के बारे में सोचने में लग जाता है। आजकल की लड़कियां कितनी घमंडी होती हैं कि किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती, और अगर करती हैं तो उन्हें अपना घमंड दिखाती हैं। लेकिन ये लड़की काली थी, लेकिन उसका स्वभाव कितना अच्छा था, सबकी मदद करना और सबसे प्यार से बात करना।
और सबसे बड़ी बात कि वो कितनी भावुक लड़की है। वो महल का राजकुमार होते हुए भी एक साधारण लड़की के बारे में सोच रहा था। रात भर उसने प्रिया को अपने ख्यालों में याद करते हुए उसकी पेंटिंग भी बनाई, जो देखने में हूबहू प्रिया की तरह ही दिख रही थी। अगले दिन जब सवेरा होता है तो राजकुमार साधारण वस्त्र में फिर से उस गार्डन में जाता है, लेकिन वहां पर उसे प्रिया कहीं भी दिखाई नहीं देती। लगता है आज वो लड़की यहां पर नहीं आई। अब पता नहीं कब वो उदास होगी और कब वो यहां पर आएगी। राजकुमार लगातार एक हफ्ते तक वहां पर आता रहता है। आखिर में एक दिन प्रिया उसे वहां मिल जाती है। उसे देखते ही राजकुमार बहुत खुश हो जाता है, जैसे न जाने उसने क्या हासिल कर लिया हो। राजकुमार बिना सोचे समझे प्रिया से कहता है, देखो मैं जानता हूं कि तुम पहले ही बहुत परेशान हो और आज तुम यहां आई हो तो जरूर कोई उदासी भरी बात होगी, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। मैं गरीब हूं पर तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? यह सुनते ही प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज तक सबके मुंह से मेरे ताने ही सुने हैं, किसी ने भी मुझे शादी के लिए पूछा ही नहीं। और आज भी मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मेरी माँ मेरा रिश्ता करवाने के लिए किसी को लेकर आई थी। उन्होंने फिर से मेरे काले रंग की वजह से इनकार कर दिया। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए सच्चा प्यार दिख रहा है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे गरीबों के 2 वक्त की रोटी भी चलेगी। ये सुनते ही राजकुमार प्रिया को गले से लगा लेता है। राजकुमार उस दिन अकेले वापस महल आता है और अपने माता पिता को अपनी प्यार यानी प्रिया के बारे में बताता है। अगर तुम्हारी पसंद वो लड़की है, वो भी साधारण लड़की, और तुमने उसे परखा है, तो जरूर वो लड़की बहुत खास होगी। हम तुम्हारे लिए सादा रूप से उस लड़की के माता पिता से मिलने के लिए तैयार हैं और तुम्हारी शादी करवाने के लिए भी। इस तरह सादे रूप से राजकुमार अपने माता पिता को सबसे पहले प्रिया के माता पिता से मिलवा देते हैं। इसके बाद शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और राजकुमार प्रिया से शादी कर लेता है। 7 फेरे पूरे होते ही राजकुमार प्रिया का हाथ पकड़कर कहता है, प्रिया मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। दरअसल मैं कोई साधारण लड़का नहीं हूँ, मैं एक राजा हूँ, महल का राजकुमार। महल का राजकुमार? फिर आपने मुझ जैसी काली लड़की से शादी क्यों की? भले ही तुम्हारा रंग काला है, लेकिन तुम दिल के बहुत साफ हो, मददगार हो, और मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी। मुझे तुमसे प्यार हो गया, पर मैं तुम्हें अपनी सच्चाई समय से पहले नहीं बताना चाहता था। चलो अब महल चलने का वक्त आ गया है। इस तरह राजकुमार प्रिया को अपने साथ महल लेकर आता है, जहां फूलों से प्रिया का स्वागत होता है। वो एक बहुत गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन उसने ये कल्पना भी नहीं की थी कि भले ही वो गरीब और काली है, लेकिन उसकी शादी एक महल के राजकुमार से हो जाएगी। महल में आने के बाद उसे थोड़ा अकेलापन महसूस होने लगा। क्या हुआ? तुम बहुत चुपचाप सी रहने लगी हो। कोई परेशानी या कोई समस्या है तो मुझे बताओ। मैं इतनी गरीब और काली, शायद ये सब मेरे लिए नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा मिल गया। ये सुनते ही कौशल्या और शूरवीर बहुत प्यार से प्रिया को समझाते हैं। बहू, अपने आप को छोटा मत समझो। भले ही तुम गरीब और काली हो, लेकिन तुम दिल की अच्छी हो, और अब इस बड़े से महल की तुम रानी हो। रानी नहीं, बहू रानी हो, और मेरे लिए तो बेटी हो। मेरे बेटे ने तुम्हें पसंद किया है तो तुम बहुत खास हो। अपने शाही परिवार के साथ अब जाकर प्रिया को बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। जहां वो अपनी गरीबी और काले रंग को लेकर परेशान थी, अब वो अपने महल के ससुराल में रानी बनकर खुशी खुशी रहने लगी। और वही जिन्होंने उसके काले रंग की वजह से अपने बेटों की शादी उससे नहीं करवाई, वो सभी उसे महल की रानी बनते हुए खड़े देखते रह गए।